किसानों के बीच झड़प, जमकर चले लात घूंसे। झारखंड में टीकाकरण की तेज रफ्तार थमी, टीका के अभाव में अभियान प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हूल दिवस के अवसर पर जेपीएससी अभ्यर्थियों का विद्रोह, जेपीएससी को रद्द करने की मांग के साथ किया प्रदर्शन। नियुक्ति रद्द न करने पर आंदोलन उग्र होने की दी चेतावनी। और बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के 7 जिलों के लिए विशेष चेतावनी। प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। भदोही में इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। हालांकि इस मुद्दे पर अपना रुख बदलते हुए बीजेपी ने अब अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस मामले में बीजेपी के जिला कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी साझा की। बीजेपी के इस फैसले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भदोही में दूसरा प्रत्याशी बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी है, जिस कारण पार्टी की जिला कमेटी ने अमित सिंह से अपना ये समर्थन वापस ले लिया है। वहीं नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जिला भदोही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वापस ले। किसकी वापसी हो रही सर? नाम क्या है उनका? अमित कुमार सिंह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना समर्थन वापस ले। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके। कपिल, भदोही में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी के अमित कुमार सिंह और अनिरुद्ध त्रिपाठी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने अमित से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जी, यहाँ भदोही में जिला पंचायत अध्यक्ष के सबके प्रत्याशी 3 थे। एक तो भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी और एक भतीजे चंद्रभूषण त्रिपाठी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। लेकिन भाजपा ने 1 वर्ष पर भाजपा प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष अमित सिंह से अपना नाम वापस ले लिया और अब इस समय 2 प्रत्याशी हैं, एक अमित सिंह और एक अनिरुद्ध त्रिपाठी। अब अमित निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव। सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी ने अमित सिंह से पर्चा वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं माने, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। जी, तो 8:30 बजे सुबह में जिला अध्यक्ष का सूचना आया कि आप जो है उनका पर्चा वापस करा दीजिए। जिला अध्यक्ष ने हामी भरी, लेकिन इसके बावजूद अमित सिंह अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए रखे और लास्ट तक 3 बजे तक का समय था पर्चा वापसी का। 3 बजे तक उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही रखा और न कलेक्ट्रेट पहुंचे पर्चा वापसी के लिए। और आनंद थाने में जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा से जो है अपना नाम वापस ले लिया। कपिल, बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी को वॉकओवर मिलता दिख रहा है। सपा प्रत्याशी श्याम कुमारी की ओर से नामांकन न करने का भी फायदा बीजेपी विधायक के भाई को मिला है। जी, एकदम है, लेकिन यहाँ सपा ने साफ शब्दों में कल एक संदेश दे दिया कि सपा के लोग चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन सपा के सिर्फ एक ही प्रत्याशी श्यामा कुमार की जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य थी। जी, शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
5 राज्यों की पुलिस अब मिलकर नक्सल के खिलाफ अभियान चलाएगी। आपको बता दें, झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में पुलिस का समन्वय बेहतर हो, इससे लेकर बीते दिन वर्चुअल मीटिंग की गई। उस मीटिंग में तय हुआ कि राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के थाना प्रभारी और डीएसपी में बेहतर तालमेल के लिए समय समय पर बैठक होनी चाहिए। वही नक्सल अभियान चलाकर उड़ीसा के डीजी की अध्यक्षता में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजी और मुख्यालय स्तर के तमाम अधिकारी शामिल रहे। वही बैठक में मुख्य रूप से नक्सल को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर अभियान चलाने पर सभी की सहमति बनी है। इस बैठक में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जो इस तरीके के जो गिरोह है जो काम कर रहे, खासकर झारखंड या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उनमें, उनके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त रूप से इन गिरोहों के विरुद्ध भी एक कार्य योजना बनी है जो हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन मुस्कान बड़ा तेज चल रहा था, बीच में फिर सर रुक गया। यूपी में बहुत तेज़ी से वो अभी काम कर रहा है सर, तो फिर से उसको सर एक्टिव करना पड़ेगा सर। ये एक डेफिनेटली इशू है, बहुत बड़ा इशू है और इसमें काम भी हो रहा है और आगे और इस पे हम लोग और अच्छे से फोकस देके इस पे काम। गिरिडीह के गावा प्रखंड में कोरोना से हुई मौतों का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सर्वेक्षण करेंगे, जिसके लिए प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने बीते दिन एक बैठक का भी आयोजन किया। वही बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नंदू सिन्हा ने की, जहां मौके पर धनवार विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम भी मौजूद रहे। वही बैठक में आगामी अगस्त माह से आईसीसी और झारखंड प्रदेश कमेटी द्वारा निर्धारित आउटरीच सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर भी चर्चा की गई। वही मौके पर फैसला लिया गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर प्रखंड से बीते महीने कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण की रिपोर्ट पार्टी के वरीय अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। इसके अलावा बैठक में मौजूद लोगों को आउटरीच सर्वे प्रपत्र भरने का तरीका भी बताया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक अध्यक्ष जिशान खान, कांग्रेस नेता रणधीर चौधरी आदि मौजूद रहे। आज गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नंदू सिन्हा जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम जो कि एआईसीसी से निर्धारित हुआ है, आउटरीच, जिसमें प्रखंडवार 10 कोरोना योद्धा को चिन्हित कर उन कोरोना योद्धाओं से आउटरीच कर कार्यक्रम का सर्वे पत्र जो है फुलफिल करवाना है, उसको भरवाना है, ताकि सरकार के पास सही आंकड़ा यहाँ से जा पाए, हर ब्लॉक से जाता है और किसको कौन किस एरिया में किस प्रखंडवार ये डाटा सुचारू रूप से निकले इस सर्वे पत्र को भरने पर कि किस प्रखंड में कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका सही आंकड़ा मिल पाए। भागलपुर के सुल्तानगंज ब्लॉक के अशोका सम्राट भवन निर्माण कार्य में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने अनियमितता पाने पर 2 दिन पहले काम को बंद कराया था। अब उसी मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार अशोका सम्राट भवन पहुंचे और अशोका सम्राट भवन का निर्माण का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। भागलपुर में जिलाधिकारी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर एक समीक्षा की गई। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदनों को लेकर चर्चा की गई।
झारखंड में कोरोना वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है। राज्य में कहीं भी वैक्सीन नहीं है। वहीं राजधानी रांची के जिन 4 केंद्रों में वैक्सीन बच गई थी, केवल उन्हीं जगहों पर अब टीके लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आज से अगले 2 दिनों तक राजधानी में टीकाकरण नहीं होगा। वह इस मामले पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और टीकाकरण को लेकर उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार से मुफ्त में लोगों को वैक्सीन देने की पहल की गई है, तो ऐसे में राज्य सरकार को अपने विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी लापरवाही के कारण ही ये सब हो रहा है कि राज्य में वैक्सीन होने के बावजूद भी लोगों को वैक्सीन से वंचित रखा जा रहा है। अब ये बंद होगी तो इनकी लापरवाही के कारण हमें पता करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में कोई वैक्सीन की कमी है। बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और यहाँ तो क्या कहते हैं, अपोजिशन के पहले तो उसके लोगों ने मजाक उड़ाई, पहले क्या क्या बात किया तो आप सबसे बिल्कुल सामने है। जब देश के प्रधानमंत्री अब सबको निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं तो इनको निःशुल्क और ठीक प्रकार से पहुंचाना, लोगों को टीका लगवाना, ये राज्य सरकार का जिम्मेवारी, राज्य सरकार की दायित्व है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में कोविड वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है, कब तक स्टॉक मिल पाएगा? देखिए, ये संभावना 2 जुलाई को है कि जब केंद्र सरकार के तरफ से 2 जुलाई के दिन झारखंड को 6 लाख वैक्सीन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि राज्य की विधि व्यवस्था उतने स्तर पर काम नहीं कर रही है। लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से झारखंड में अचानक से वैक्सीन खत्म हो गई और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पे कहा है कि शुरू से लेकर आज तक, जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब से केंद्र सरकार की तरफ से उन चीजों को मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के कारण राज्य में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिसकी राज्य की बेहद परेशान नजर रही है। जी शिवम, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने भी यही कहा है कि जब केंद्र सरकार से मुफ्त में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार को अपनी विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल नुपुर, देखिए, विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की इससे आवश्यकता है क्योंकि अगर केंद्र सरकार से आपको राज्य में मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है, सभी राज्यों में मिल रहा है, और उस वैक्सीन का कैसे इस्तेमाल करना है, कितने डोजेस का एक दिन में इस्तेमाल करना है, इन तमाम चीजों का आकलन अब राज्य सरकार पर निर्भर रहता है। लेकिन राज्य सरकार उन तमाम आकलन को करने से कह सकते हैं विफल साबित हो रही है। शायद इसी वजह से राज्य में, झारखंड राज्य में वैक्सीन की कमी और वैक्सीन खत्म होने की स्थिति जैसी उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। जी शुक्रिया शिवम कुमार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झारखंड में टीकाकरण की तेज रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है राज्य में टीका की उपलब्धता, और ये ना कि सिर्फ झारखंड बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जहां टीके के अभाव में अभियान प्रभावित हो रहा है। राज्य में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। आप कम से कम हमारी तरफ से और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित, प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। इस नए वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद झारखंड में सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे सीरियस बताते हुए सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार बताया है। नहीं, अभी जांच के लिए हम लोग भुवनेश्वर भेजते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी ही इसको हम लोग यहाँ पर भी करने के लिए आगे तैयार हैं इस पे। और थर्ड वेव का जो चिंता पूरे देश को है, उस चिंता से हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत तेज़ गति से इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि
चाइल्ड मदर केयर से लेके बच्चों के वार्ड और सारी व्यवस्थाओं को हम लगातार सेकेंड वेव के बाद आप देखते होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक ज़िले में ऐसी व्यवस्थाएं कायम की हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। संथाल विद्रोह के दो नायक सिद्धू और कान्हू की याद में हूल दिवस के मौके पर दुमका में अलग अलग पार्टियों के लोगों ने सिद्धू कान्हू जैसे और सपूतों को याद कर शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर दुमका के पोखरा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन और बीजेपी की ओर से पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के साथ अलग राज्य से जुड़े कई आंदोलनकारियों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही पिछले साल हुए सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। बहुत ही अंतर है। पिछले दिनों मूल की एक पहचान है, उस पहचान को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं और वो हुल जब तक इस क्षेत्र के जनता जनमानस तक नहीं पहुंचेगा, ये हुल सदैव बना रहेगा। क्या लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हेमंत जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास निरंतर रहेगा जब तक कि ये झारखंड है और हम लोग का जो देश है, हम लोग का जो प्रदेश है, इसको हम लोग जब तक जो सोच के साथ हुल हुआ है वो हुल के साथ ही इसको पूरा करें। हर जगह बहुत सारे चीज़ का संस्थाएं खुली जा रही है। कई जगह सरकार ने आपका एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, कई जगह कई संस्थाएं खोले जा रही हैं। तो हम लोगों का इस बात का संकल्प है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी जगह संस्थाएं जितने भी उसका नामांकन तो वीर सिद्धू कान्हू या फूलो झानो या चांद भैरव के नाम से किया जाए। ये सारे चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने ये संकल्प लेकर के सरकार और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 20 दिवस हुल दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार से कि हर जगह कई सारे संस्थान जैसे मेडिकल कॉलेज बने, उसमें सिद्धू कान्हू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। हुल दिवस के अवसर पर झारखंड के कई जिलों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पाकुड़ में जेएमएम और बीजेपी की ओर से स्थानीय सिद्धू कान्हू पार्क में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और दोनों बहन फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान नेताओं की ओर से आदिवासी सेनानियों के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को अतुल्य बताया गया। आज यही के दिन संथाल पढ़ा के आदिवासियों ने हुल का आगाज किया था। लोग मानते हैं कि 1857 स्वाधीनता संग्राम का पहली लड़ाई है, लेकिन सच पूछा जाए तो स्वाधीनता की पहली लड़ाई 1855 में ही यहाँ के झारखंड के आदिवासी समाज ने शुरू कर दिया था। हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं आज का दिन। इसी धरती पर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू को हम लोग अमर रहे का नारा के साथ आज इस पार्क में हम लोग आए हैं और हम लोग विश्व गुरु वीर सिद्धू सोरेन के आदेशानुसार इस दिन को मनाते आ रहे हैं। इसी धरती पर सिद्धू कान्हू मुर्मू अंग्रेजों के खिलाफ आज के दिन ही बिगुल फूका था, लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को चना चबाया गया था। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल होता जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में आई बाढ़ ने ऐसी बर्बादी और तबाही मचाई कि लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। बाढ़ का प्रकोप झेलने वाले लोग अपनी बेबसी पर अब आंसू बहा रहे हैं। बाढ़ की तबाही झेलकर लोग अब सड़क किनारे प्लास्टिक लगाकर अपने मवेशियों के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर है। पिछले 15 दिनों से लगभग 100 परिवार सड़क किनारे तंबू लगाकर जीवन जीने को मजबूर है। वही पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई भी देखने को नहीं आया। किसी तरह प्लास्टिक लगाकर सड़क किनारे अस्थायी घर बनाकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी मुलाजिम और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने आता है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में भी बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है।
बारिश हो जाता, बाढ़ अइला पर दोनों ओर से रुमसुम रोड पर चढ़ जाता। अब बारिश हो जाता तो पास से रह जाता इंसान। बारिश नहीं के हो कहता से पापड़ बनता तो बाल बच्चा खाता। बारिश होता तो पास से रह जाता। घर में पानी पूरा घुस गया। पानी तो छाती भर बा। समस्या तो ये बाजा 15 दिन से हमनी के पानी में बानी सन। सांप भी बिछौना में सुतता, हमनी के भूखे रहतन सा, सांप चढ़ के बिछान में सुत जाता। आई घर दुआर दहा गइल, आज तले कोनो अधिकारी यहाँ झांकी न पड़ले। माने अधिकारी लोग यहाँ अभी देखने के लिए नहीं आया। एक रोज आया था, वहाँ तक पानी देखा तो उन लोग का हवाई गुम हो गया, चले गए। हुल दिवस के अवसर पर जेपीएससी अभ्यर्थियों का विद्रोह राजधानी रांची के मोरहाबादी में देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग के साथ साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। विवादों से घिरे इस परीक्षा में 326 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से नए सिरे से नियुक्ति कराने का आदेश दिया था। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति रद्द नहीं करने पर आंदोलन उग्र होने की भी चेतावनी दी है। सरकार की जो टाल मटोल की रवैया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो ये षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, उसी के विरोध में हम लोग को बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 5 साल से छठी जेपीएससी पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें गलती पे गलती होते जा रही है। अभी 7 जून को न्यायालय ने कह दिया है कि 326 जो चयनित अधिकारी। मैम, इस लॉकडाउन में अभी हम लोग 20-50 लोग आए हैं, बट मैं राज्य सरकार को ये बताना चाहता हूँ, और वो हमारी ताकत को भलीभूति जानते हैं कि 50 लोग भी 50,000 50 लाख के बराबर है। और आने वाले समय में आप लोग को ये पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। ये सरकार को हम लोगों ने, हमारे छात्रों ने ही चुन के लाया था। रघुवर लोग छठी जेपीएससी के रद्द को मांग को लेकर हम लोग आज एकजुट हुए हैं, और जिस तरीके से 326 अवैध अधिकारियों को नियुक्ति दिया गया है, उनका नियुक्ति रद्द हो, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इन 326 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, और जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, क्योंकि हम झारखंड के युवा बेरोजगार हैं। झारखंड के किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई फसल राहत योजना के लिए कॉर्स फंड के गठन की सहमति राज्य कैबिनेट की ओर से मिल चुकी है। इस योजना के लिए 25 करोड़ के कॉर्स फंड की मंजूरी दी गई है। कॉर्स फंड को लेकर कृषि मंत्री ने आज मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने इस योजना को लेकर जानकारी साझा की। कृषि मंत्री के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक इसकी नोडल एजेंसी होगी। वे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना से राज्य को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा था, और इससे निजात पाने के लिए राज्य स्तर पर योजना की शुरुआत की गई। ये मेरा कोऑपरेटिव बैंक नोडल एजेंसी होगी, और नोडल ऑफिसर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होंगे। किसानों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा उस फंड से दिया जाएगा, उसके ब्याज से भी दिया जाएगा। और जब हमने यह राहत योजना यहाँ के किसानों के लिए लाया है, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे हम एडवांस में भी पैसे लेके खर्च कर सकेंगे, और उस पैसे को अगले बजट में फिर समायोजित कर दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान इस बजट को लेकर किया गया है, और इस फंड को लेकर इसको हमने कल कैबिनेट से भी अप्रूवल दिला दिया, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर किसानों को उनके फसलों की नुकसान देने की भरपाई करने की तैयारी की ये शुरुआत हो चुकी है। गाजियाबाद जिले के यूपी गेट पर किसानों और बीजेपी सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए बीजेपी सदस्यों और पहले से वहां धरना दे रहे किसानों के बीच पहले तो कहासुनी हुई, और फिर देखते ही देखते मारपीट भी शुरू हो गई। इसी दौरान कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। अंत में किसानों को हावी होता देख बीजेपी कार्यकर्ताओं को कदम पीछे करने पड़े। हालांकि दोनों ही गुटों की ओर से एक दूसरे पर झगड़ा बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। आज हम सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है
ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? टिकैत आया यूपी गेट पे। टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। वहीं बेगूसराय से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बेटे की खुशी में पिता ने अपनी जान गंवा दी। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर स्थित NH 31 का है, जहां मृतक अपने बुलेट पर सवार होकर अपने बेटे के लिए चिकन लेने जा रहा था और उसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक में वो सीधे जाकर टकरा गया और इसी दौरान में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वही दुर्घटना की खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुरंत मम्मी बताई उठा के अंकल को सामान लाने जा रहे थे, जैसे रोज जाते थे। आज आपके भाई आ रहे थे? मेरा भाई आ रहा था 4 महीना में मिलने, उसको वहाँ आने का मन नहीं कहता था, तो आज आया, आने लगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।